ओके बच्चों, तो कई बच्चों को देखा है कि यार लाइव क्लास अटेंड नहीं करते हैं और सिर्फ रिकॉर्डिंग ही देख रहे हैं। तो यार ऐसे अगर करोगे ना तो कोई सेंस नहीं है। आप मतलब जब लाइव क्लास में हो तो आप जब साथ साथ में टीचिंग नोट्स क्रिएट करते हो, उसके बाद फिर आप उन नोट्स को रिवाइज करते हो बाद में। क्लास में मैं आपको कोई क्वेश्चन देता हूँ, आप उस पर थॉट देते हो, टाइम लिमिट में नहीं आता है फिर मैं आपको बताता हूँ, तो इसका इम्पैक्ट अलग होता है। लेकिन अगर आप है ना बाद में फिर घर पे उसको कर रहे हो, घर पे वीडियो देख रहे हो, ठीक है, फिर वीडियो देखते देखते आपने उसको पॉज कर दिया और घंटा भर सोच रहे हो, नहीं दिमाग में आ रहा है, कुछ इधर उधर कुछ करने लग गए, तो ना वो कॉन्सेंट्रेशन नहीं बनता है। ठीक है, एक है ना रिदम होती पढ़ाई करने की, और वो रिदम है ना कभी भी खुद से अकेले आती नहीं है, इसलिए तो बच्चे इंस्टीट्यूट में पढ़ते। अगर ऐसा होता तो अब मतलब इतने सारे बुक्स, इतनी सारी चीजें अवेलेबल रहती है, तो बच्चे क्यों नहीं अच्छी रैंक सिक्योर कर लेते। प्रॉब्लम ये रहती है कि कभी भी है ना अच्छी रैंक सिक्योर करने के लिए जो एक अंदर से एक जज्बा रहता है ना, वो जज्बा होता नहीं है जब बच्चा खुद से अकेले पढ़ता है। रीजन ये कि अकेले जब बच्चा पढ़ रहा होता है, वो किसी के साथ नहीं है, एक पीयर प्रेशर नहीं रहता है, तो आप है ना पढ़ते नहीं हो कभी भी। मतलब पढ़ाई ऐसी चीज है यार जो हमेशा एक थोड़े से प्रेशर में ही होती है। फ्री इंसान कब पढ़ना चाहता है? नेवर। कभी भी आप अगर खाली बैठे रहोगे तो आपकी इच्छा थोड़ी होती कि उठा के न्यूटन लॉज ऑफ मोशन पढ़ो। आपकी कभी इच्छा नहीं होगी कि क्वेश्चन सॉल्व करो। फ्री बैठ के थोड़ी होता है सब। नॉवल पढ़ सकते हो, फिक्शन के नॉवल, फिक्शन नॉवल पढ़ सकते हो, है ना। बहुत कम होता है कि कोई फ्री बैठ के ये साइंस ही पढ़ता रहे। इनफैक्ट हम खुद, हमारा तो प्रोफेशन ही है टीचिंग, हमें तो पढ़ना ही पड़ता है, लेकिन हम भी है ना एक लिमिट के बाद नहीं पढ़ पाते। आधा घंटा 15 मिनट, बस 15 मिनट अगर कोई चीज पढ़ ली उसके बाद फिर लगने लगता है ठीक है यार बहुत देर हो गई, बोर हो रहे, बंद करो। ठीक है, कॉलेज में पढ़ना पड़ता था, कॉलेज में एग्जाम आती थी तो बच्चे पढ़ाई करते थे क्योंकि प्रेशर होता था एग्जाम का। वो प्रेशर नहीं होता तो बच्चे पढ़ते भी नहीं थे। ये सब आपने देखा होगा। ठीक है, चलो, तो जो भी बच्चे सिर्फ रिकॉर्डिंग के भरोसे रहते हैं, है ना, उन बच्चों को थोड़ा सा मैं बोलना चाह रहा हूँ कि बेटा आप लोगों ने लाइव क्लास ज्वाइन करिए, तो लाइव क्लास अटेंड करिए। ठीक है, ओके। और आगे बढ़ते हैं फिर अपन। अब एसी चैप्टर स्टार्ट करना था आज अपन को, ईएमआई अपना पूरा हो चुका था और ईएमआई का एक बिगिनर बॉक्स बचा हुआ था। और हाँ, एक और चीज मैंने देखा यार, तुम लोग डाउट क्लास में भी बहुत कम आते हो। तो आईआईटी की पढ़ाई है ना, ऐसा नहीं है कि सिर्फ थ्योरी पढ़ के हो जाती है। ठीक है, मैं पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ आपको, जब मैंने खुद ने 12th क्लास में एग्जाम दी थी तो मैं सिलेक्ट नहीं हो पाया था। ड्रॉप लेके मेहनत करके फिर सिलेक्ट हुआ था। क्या कमी रह गई थी? मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट जो जेई का था, उसमें स्क्रीनिंग और मेन सिस्टम एग्जाम होती थी, तो स्क्रीनिंग तो क्लियर हो गई थी, उसमें अराउंड 3000 समथिंग रैंक आई थी। अब एग्जैक्ट याद तो नहीं है, 3000 के आसपास आई थी। लेकिन जो मेंस एग्जाम थी ना, उसमें मैं सिर्फ 2-3 नंबर से रह गया था। और वो आज भी बहुत अखरता है, वो 2-3 नंबर से इसलिए रह गए थे क्योंकि मेरे प्रैक्टिस नहीं थी। मेरे को कोई क्वेश्चन ऐसा था नहीं जो आ नहीं रहा था। बस दिक्कत है कि मेरे को वहां सॉल्व करने में हिचकिचाहट हो रही थी, हर क्वेश्चन में कुछ गलतियां हो जा रही थी। जैसे केमिस्ट्री में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ोगे तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज होती है, वो सीरीज के अंदर कुछ छोटी छोटी चीजें याद रखना पड़ती है, मेरे को वो याद नहीं आ रही थी। कई बेसिक बेसिक फॉर्मूले याद नहीं आ रहे थे। डॉपलर इफेक्ट का क्वेश्चन आया था मेरे पेपर में, 2 नंबर का क्वेश्चन था वो, फिजिक्स का। वो डॉपलर इफेक्ट का सिर्फ फॉर्मूला लगाना था, वो फॉर्मूला नहीं लगा पा रहा था मैं, क्योंकि मैंने अच्छे से याद करके प्रैक्टिस करके नहीं जाता उसकी। समझे? तो ऐसा होता है, आपके साथ भी हो सकता है ऐसा अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे तो। अगर कोई भी मैं देखता हूँ हर साल बच्चे ना मेहनत करते हैं पर एग्जाम में रैंक नहीं आती, मार्क्स नहीं आते, और फिर बाद में पूछो तो उनको फॉर्मूले तक ढंग से याद नहीं होते। फॉर्मूले याद होते हैं तो फिर कैसे अप्लाई करना उसकी प्रैक्टिस ही नहीं करी होती है। तो जब तक आप एकदम थॉरो प्रैक्टिस नहीं करोगे, जब तक आपका सिलेक्शन नहीं हो सकता, ये ध्यान रखना। आईआईटी ऐसे एग्जाम है जो बहुत, क्योंकि इतने बच्चे पेपर दे रहे हैं भाई, 12-12 लाख बच्चे एग्जाम दे रहे मिलके। अब 12 लाख में आपको जब बहुत अच्छे नंबर लाओगे तभी सिलेक्ट हो पाओगे। 250 के आसपास जब नंबर ला रहे हो ना, तब जाके 99 परसेंटाइल के ऊपर आ रहा है। और इतने नंबर लाने के लिए फिर आपको उतना थॉरो प्रैक्टिस होना चाहिए। 200 के आसपास नंबर लाओगे तो थोड़ी पीछे रैंक आती है, समझे, और फिर उसमें कुछ मिलता नहीं ढंग का। तो समझ में आ रहा है सबको? जो अभी आप सब क्लास में प्रेजेंट हो उनसे भी बात कर रहा हूं मैं, है ना। जब तक मेहनत नहीं करोगे ना अच्छे से, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस नहीं करोगे खूब, जब तक सिलेक्शन नहीं हो पाता है। डेली के कम से कम आप 40 क्वेश्चंस कर सकते हो, आपके पास इतना टाइम है, पर सब्जेक्ट 40 क्वेश्चन कर सकते हो।
फिजिक्स के 40, मैथ्स के 40, केमिस्ट्री को तो ज्यादा ही कर लोगे, उसमें टाइम कम लगता है। ठीक है, तो इतने क्वेश्चन डेली करना चाहिए आपको, कम से कम 30 तो हो ही जाने चाहिए। 40 तो चलो भाई कोई बच्चा अच्छे से पढ़ाई कर रहा है पूरे दिन भर, तब बात बोल रहा हूँ मैं, 30 तो क्वेश्चन कर ही सकते हो। और अगर 30 क्वेश्चन डेली नहीं कर रहे हो, अगर आप इतना ही करीब होमवर्क मिलता है आपको, देखो जो आपको मैं मॉड्यूल बोलता हूँ करने का, असाइनमेंट मिलते हैं, रेट्स मिलती है, और असाइनमेंट तो गिनो नहीं गिनो एक ही बात है यार, उसमें बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं, वो तो 1 घंटे के अंदर पूरा असाइनमेंट हो जाता है। ठीक है, तो असाइनमेंट हटा के रेस थोड़ी ठीक होती है, मॉड्यूल और रेस ये पूरा मिलाकर देखो तो अपना टॉपिक सीखते हो आप। एचसीवी करते हो तो टॉपिक में थोड़ी और अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है। यहाँ तक आपने सिर्फ टॉपिक सीखा है, फिर आपको प्रैक्टिस की जरूरत के लिए आपने क्वेश्चन बैंक प्रोवाइड करिए, फिर हम आपको एडवांस के हिसाब से 1 2 3 4 करने का बोलते हैं। इतना जब करोगे ना तब जाके आपको टॉपिक समझ में आने लगता है, तब टॉपिक में थोड़ी प्रैक्टिस होती है, फॉर्मूले याद होने लगते हैं, फॉर्मूले को अप्लाई करना सीखते हो, समझे। इतना करोगे उसके बाद जाके आप बोल सकते हो कि यू आर प्रिपेयरिंग फॉर आईआईटी। मैं फिजिक्स की बात कर रहा हूँ, और अगर इतना नहीं कर रहे हो, कोई भी बच्चा है अगर जो इतना नहीं कर रहा है, ठीक है, तो वो सिलेक्शन से दूर है अभी, है ना। अगर इतनी मेहनत नहीं कर रहे हो तो इतना काम तो करना पड़ेगा आपको। समझ में आ रही है कुछ बात? बताओ सभी बच्चों, यस, पार्थ को तो आ रही है, ठीक है ना, अनन्या को भी समझ में आ रहा है। तो आपको अच्छे से जो भी मटेरियल मिल रहा है पूरा सॉल्व करना चाहिए, उसके अंदर जो क्वेश्चन है अच्छे से अटेम्प्ट करना चाहिए, अटेम्प्ट करके जो प्रॉब्लम्स आए पूछना चाहिए। ठीक है, पूछोगे जब प्रॉब्लम, थोड़ा अच्छा प्रॉब्लम पूछने में भी एक थोड़ा सा बच्चे कई बार गड़बड़ करते हैं पूछने में, डाउट क्लास में बस बोल देते क्वेश्चन नहीं आया, बताओ आपने क्या करा, आपको क्या नहीं आया, क्या, थोड़ा डिस्कशन करो। डिस्कशन करोगे तो आप जब बोलोगे तो आपको समझ में आएगी कि आप क्या बोल रहे हो, आप फिर उससे ना क्लैरिटी डेवलप होती है, उससे थॉट क्लियर होती है। फिर आप जब समझाओगे कि मैंने इसमें ये करा था, तो सबसे पहली चीज तो बोलना सीखोगे कि भाई जो आपने करा उसको बोलोगे कैसे, बताओगे कैसे, कम्युनिकेशन स्किल डेवलप होगी। सेकेंड थिंग, जब बताओगे कोई चीज मुझे, तो मुझे पता चलेगा कि आपके दिमाग में क्या चल रहा था, आपने क्या करा था, तो अगर उसमें कुछ करेक्शन होगा तो मैं करेक्ट कर दूंगा आपको। जब तक मुझे बताओगे नहीं मैं करेक्ट नहीं कर सकता, है ना। तो ये तरीका जो होता है पढ़ने का वो सही फॉलो करो यार, ये नहीं करोगे ना तो फिर मुश्किल। ठीक है, मैं देख रहा हूँ डाउट क्लास में नंबर बहुत कम आ रहा है तुम्हारा, दोनों बैच आपके मिलाकर मैं डाउट सेशन लेता हूँ तो मुश्किल से 15-20 बच्चे आ रहे हैं। अब 15-20 बच्चे ही डाउट इनको आ रहे हैं ऐसा तो हो ही नहीं सकता, डाउट तो सबको होंगे अगर क्वेश्चन करे तो, कुछ ना कुछ डाउट तो होता ही है ना। तो किसी ने कोई क्वेश्चन किस मेथड से करा हो, या तो आप क्वेश्चन ही नहीं कर रहे हो या आपको सब कुछ आ जा रहा है, दो पॉसिबिलिटी है। और सब कुछ आ जाता है तो फिर पेपर में नंबर ला के दिखाओ, पेपर में तो आ नहीं रहे सबके नंबर, इसका मतलब कि कर नहीं रहे हो क्वेश्चन, समझे। ठीक है, चलो। तो सर टेस्ट के लिए रिवीजन नहीं हो पाता, टेस्ट के लिए रिवीजन, टेस्ट के लिए थोड़ी आप पढ़ रहे हो यार। मैं पर्सनली बोलूँ तो मुझे है ना टेस्ट के लिए पढ़ना बिल्कुल पसंद नहीं है। आप आईआईटी के लिए पढ़ रहे हो, आप ये यहाँ जो टेस्ट हो रहे हो उसके लिए थोड़ी पढ़ाई कर रहे हो, आईआईटी के लिए पढ़ रहे हो। तो आईआईटी के लिए कैसे पढ़ा जाता है, जो भी क्लास में हो रहा है वो अच्छे से सीखो, जो क्वेश्चन दिए वो करो। ठीक है, क्लास में चीजों को थोड़ा पहले पढ़कर आओ, क्लास में पढ़ने के बाद फॉर्मुलेज याद करो, तो ऑटोमेटिक चीजें याद होगी। अगर आप फॉर्मुलेज अच्छे से याद कर लोगे, क्वेश्चंस कर लोगे, रेसेस असाइनमेंट जितनी चीजें मिल रही है कर लोगे, तो आपको जरूरत ही नहीं टेस्ट के लिए रिवाइज करने की, इतना काम तो कर रखा है, फिर क्या का टेस्ट के लिए रिवाइज करना। समझे बात? हाँ, यहाँ के टेस्ट में नंबर लाने के लिए थोड़ी पढ़ रहे हो आप, अपना एम नंबर लाना नहीं है, हमारा एम आईआईटी में मार्क्स लाना है। उसके लिए पहली प्रायोरिटी की जो भी हमें सिखाया जा रहा है वो हमें आना चाहिए अच्छे से, जो आपको काम दिया जा रहा है क्वेश्चन करने का वो आपको करना चाहिए। ठीक है, तो जब क्वेश्चन बनने लगेंगे ऑटोमेटिक मार्क्स आएंगे, सिंपल सी बात है। ठीक है, और टेस्ट के लिए रिवीजन में ये मानता हूँ कि चलो 1-2 घंटे 2-3 घंटे में तीनों सब्जेक्ट को पेजेस पलटा के देख लिया, फॉर्मूले इंपॉर्टेंट जो थे एक बार रिकॉल कर लिए, है ना। याद तो कर ही रहे हो आप जो पढ़ रहे हो, रिकॉल करने के लिए 2-3 घंटे सफिशिएंट है, तीनों सब्जेक्ट मिलाकर बहुत है इतना टाइम। इससे ज्यादा रिवीजन की जरूरत पड़ना नहीं चाहिए। केमिस्ट्री का थोड़ा ज्यादा हो सकता है भाई, ज्यादा याद करने की चीजें रहती है, पर वो भी डेली याद करो उसको, तो ऑटोमेटिक आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी अकेले टेस्ट के लिए पढ़ने की। ठीक है, चलो थोड़ा सा पढ़ाई में अपनी स्पीड लेके आओ, चीजें सही करो अपनी, अपना काफी सिलेबस हो चुका है, और अब अगर चीजें बिगाड़ते हो, अब अगर सही रास्ते पे नहीं आते हो तो फिर आगे बहुत मुश्किल हो जाएगी। ठीक है, तो वापस से
वो अपने एम को ध्यान रखो कि आपको करना क्या है। यू वांट टू बी एन IITian एंड आप डिजर्व करते हो IITian बनना, है ना। आप सब लोगों ने अच्छी पढ़ाई करी अभी तक, यू ऑल डिजर्व टू बी एन IITian। ठीक है, मैं NIT की बात भी नहीं कर रहा, IITian होना डिजर्व करते हो सब। वो कैसे हो पाएगा? जब अपनी मेहनत को कंटिन्यू रखोगे। ठीक है, जब तक हमारा IIT का पेपर नहीं होता है, हमको शांति से जो मेहनत का रास्ता है उस पर चलते चलना है, सिंपल सी बात। ठीक है, चलो अब सबसे पहले तो EMI का बिगिनर बॉक्स डिस्कस कर लेते हैं हम। बिगिनर बॉक्स एक बचा हुआ था हमारा EMI का, बिगिनर बॉक्स 8। तो 12 क्वेश्चन है इसमें, बताओ क्या डाउट है? इज देयर एनी डाउट? निमित को तो कोई डाउट नहीं है। ठीक है निमित, बाकी सब भी देख लो, कोई डाउट? कोई भी डाउट नहीं है, निश्चित को भी नहीं है, वेरी गुड। चलो पक्का कोई डाउट नहीं है। मॉड्यूल के इलस्ट्रेशंस में कहीं कोई डाउट? आपने इलस्ट्रेशंस करे हो, EMI अपना पूरा हो गया। ठीक है, मॉड्यूल ओपन कर लीजिए जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 8 आया मेरे पर डाउट। फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन ऑफ द करंट इन द इंडक्टर इज। तो सर्किट में दो इंडक्टर सीरीज में है, इक्विवेलेंट इंडक्टेंस निकाल लो। सीरीज में क्या होता है, एडअप हो जाती है, 3L हो जाती है। कैपेसिटर पैरेलल में वो भी एडअप कर लो, 3C हो जाएगा। बस फॉर्मूला लगा दो फ्रीक्वेंसी के लिए, हो गया क्वेश्चन। जय आयुष, अच्छा सॉरी 8 बोला आपने, ओके ओके 8। तो 8 में क्या करना है, देखो इंडक्टर का जो पोटेंशियल ड्रॉप होता है वो लिखते हो मैग्नीट्यूड में L/dt, और कैपेसिटर का पोटेंशियल ड्रॉप Q/C, और दोनों पैरेलल में इस तरह से जुड़े हुए हैं तो दोनों में सेम पोटेंशियल ड्रॉप होना चाहिए। तो आपको क्वेश्चन में di/dt पूछा है, वो हो जाएगा Q/LC। हो गया क्वेश्चन। और अगर आप ऑप्शन देखते हैं ना, ऑप्शन में लिखा हुआ है ये Q/LC। चलो इलस्ट्रेशन अगर नहीं करे हैं तो इलस्ट्रेशन भी करिए, और जब डाउट आए आप प्लीज पूछ लीजिएगा। ठीक है, इलस्ट्रेशन भी बहुत अच्छे होते हैं, हमारे बहुत काम के हैं इलस्ट्रेशन भी। सर 11 12, 11 और 12, अच्छा 11 में वो बोला है कॉइल ऑफ अ स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है 500 टन एंड 5000 टन इन द प्राइमरी कॉइल इन AC 4 एम्पेयर ऑफ 2200 वोल्ट इज सेंट, द वैल्यू ऑफ करंट एंड पोटेंशियल डिफरेंस इन सेकेंडरी कॉइल विल बी। टर्न्स का रेशो देखो 10 है और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है, तो प्राइमरी से 10 टाइम कम सेकेंडरी का पोटेंशियल होगा और 10 टाइम ज्यादा करंट होगा, तो 220 और 40 आ जाना चाहिए आंसर। 11 समझ में आ रहा है? जो टर्न्स का रेशो होता है उसी रेशो में पोटेंशियल कम हो जाता है और करंट बढ़ जाता है। तो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है, पोटेंशियल कम हो जाएगा, करंट बढ़ जाएगा। ठीक है, 12, a power transformer is used to step up the alternating EMF to transmit power. What is the current rating of the secondary if the primary current is 20? Assume 100% efficiency of the transformer. Same question है, step up alternating EMF of 220 volt to 11 kV। 220 वोल्ट को 11 kV बना रहे हो और प्राइमरी में तुम्हें करंट दे रखा है 20 एम्पियर, तो जितना टाइम पोटेंशियल बढ़ा होगा उतना टाइम करंट कम हो गया होगा। सिंपल, आ रहा है क्या समझ में? पोटेंशियल 11 kV है फाइनल सेकेंडरी में और प्राइमरी में 220 था, तो 11 kV अपॉन 220 जो रेशो आएगा उतना ही टाइम करंट कम हो जाएगा। चलो और कोई डाउट? और कोई डाउट? और आप रिपीट भी पूछ सकते हो, कोई डाउट आपको मान लो मैंने बताया समझ नहीं आया, है ना। मैं हमेशा पहली बार में थोड़ा शॉर्ट में बोलता हूँ चीजें, ताकि हो सकता है कि आप हिंट से समझ जाओ। नहीं आए तो फिर आप वापस पूछ सकते हो, उसमें कभी मनाही नहीं है। हाँ, जब तक नहीं आया आप पूछ सकते हो। सर लिख कर बता दीजिए। अच्छा, लिख कर बता दूं? तो ये फॉर्मूला याद है? ठीक है, ये दोनों चीज दी है, प्राइमरी का करंट दिया है, सेकेंडरी का पूछ रहा है, कर पाओगे?
ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। बिगिनर बॉक्स में सारे डाउट हो गए, फिर और कोई डाउट? बिगिनर बॉक्स में और कोई डाउट? नहीं है अगर, तो फिर आगे नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं अपन। हमने पिछली क्लास में, हमने जो हमारे डिस्कशन क्लास थी डाउट क्लास, उसमें हमने एक्सरसाइज भी डिस्कस कर ली थी। ठीक है, अब अपन आज नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, अल्टरनेटिंग करंट। नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे अपन, अल्टरनेटिंग करंट। चलो लिखिए, अल्टरनेटिंग करंट, एसी, अल्टरनेटिंग करंट। एसी समझने के लिए सबसे पहले तो हम समझेंगे व्हाट इज मीनिंग ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। अल्टरनेटिंग करंट का मतलब क्या होता है, तो वो समझने के लिए पहले दूसरे टाइप के करंट का मतलब समझना पड़ेगा। ठीक है, सबसे पहले अपन समझते हैं कि डीसी करंट क्या होता है। अगर किसी सर्किट में करंट टाइम के साथ हमेशा कांस्टेंट है, कभी चेंज नहीं हो रहा, तो ऐसे करंट को कांस्टेंट करंट, इसको अपन डीसी करंट बोलते हैं। कांस्टेंट करंट या डीसी करंट बोलते हैं, या हम उसको कई बार स्टेडी करंट भी बोलते हैं। जो करंट टाइम के साथ चेंज नहीं होता वो स्टेडी, और जो करंट टाइम के साथ वेरी हो रहा है, जिस करंट की वैल्यू टाइम के साथ बदल रही है, लाइक एल आर सर्किट में करंट टाइम के साथ इंक्रीज होता है, या डीके वाले में करंट कम होता था, ये सारे क्या है, दिस आर कॉल्ड वेरिएबल, वेरिएबल करंट। ठीक है, करंट टाइम के साथ चेंज होता है तो वेरिएबल, कांस्टेंट है तो उसे बोलते हैं स्टेडी। स्टेडी करंट की खास बात ये होती है कि इसकी एवरेज वैल्यू निकालोगे तो जो इसकी कांस्टेंट वैल्यू उसी के बराबर आएगी। मान लो करंट की वैल्यू आई नॉट है, तो इसकी एवरेज वैल्यू भी आई नॉट ही आएगी। किसी भी टाइम इंटरवल में इसका अगर एवरेज निकालो, T1 से T2 टाइम तक इसका एवरेज निकालो, तो वो भी आई नॉट ही आएगा। एवरेज कैसे निकालते हैं, एवरेज ऑफ करंट किसी निकालना है आपको, तो जिस टाइम इंटरवल में एवरेज चाहिए उस टाइम इंटरवल में इसका आप इंटीग्रेशन करेंगे और उसी टाइम इंटरवल से इसे डिवाइड कर देंगे। मैंने आपको पहले भी बताया था किसी भी फंक्शन का एवरेज कैसे निकाला जाता है, उस फंक्शन का जिस वेरिएबल के साथ वो वेरी कर रहा है उसके साथ इंटीग्रेट कर दो फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल लिमिट, एंड उसी लिमिट से डिवाइड कर दो, तो इस तरह से अपन एवरेज निकालते हैं। एवरेज कैसे निकालते हैं समझ में आ रहा है, एवरेज कैसे निकालते हैं समझ में आ रहा है? यस, ओके। एवरेज करंट की खास बात क्या है कि एवरेज करंट फॉर डीसी इज इक्वल टू इट्स कांस्टेंट वैल्यू, हमेशा। क्यों होगा ऐसा, बिकॉज ये इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है, एरिया अंडर द कर्व। आई dt का इंटीग्रेशन का मतलब एरिया अंडर द कर्व, दिस एरिया। ये एरिया क्या लिख सकते हो, आई नॉट इज द हाइट इनटू टाइम डिफरेंस, तो आई नॉट इनटू टाइम डिफरेंस, ये आने वाला है इंटीग्रेशन, टाइम डिफरेंस कैंसिल हो जाएगा, आई नॉट बच जाएगा। समझ में आ रहा है, टाइम डिफरेंस यहाँ कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ आई नॉट बच जाएगा। ठीक है, तो फॉर डीसी करंट, for DC current, constant current, steady current, the average value is equal to the constant value, is equal to the value of the current. But वेरिएबल में ऐसा नहीं होगा, वेरिएबल में ऑफकोर्स करंट चेंज हो रहा है तो ऐसा नहीं होगा। ठीक है, चलो अब अपन समझते हैं व्हाट डू वी मीन बाय एसी, अल्टरनेटिंग करंट। तो एक अल्टरनेटिंग करंट होता है हमेशा पीरियोडिक, पीरियोडिक। ठीक है, अब पीरियोडिक करंट विथ कांस्टेंट amplitude which is alternating in direction with equal half cycle, ये सारी प्रॉपर्टी होना चाहिए एसी में, ये सारी प्रॉपर्टी होना चाहिए एसी में। जैसे एग्जांपल के लिए बताऊं, अगर कोई करंट या पोटेंशियल, पोटेंशियल को अल्टरनेटिंग पोटेंशियल बोल सकते हैं, अगर वो साइनसोइडल जैसा, मतलब साइन साइन का देखो एम्पलीट्यूड हमेशा फिक्स रहता है, मैक्सिमम वैल्यू फिक्स होती है, पीरियोडिक होता है, एक पर्टिकुलर टाइम के बाद वो पूरा अपने आप को रिपीट करता है ना, कुछ समय तक वो पॉजिटिव है, कुछ समय तक नेगेटिव है, कुछ समय पॉजिटिव है, कुछ समय नेगेटिव है, कुछ समय पॉजिटिव, कुछ समय नेगेटिव, तो उसमें डायरेक्शन भी चेंज हो रही है, करंट कभी पॉजिटिव कभी नेगेटिव।
ऐसा जो करंट होता है जो पीरियोडिक हो, कांस्टेंट एम्पलीट्यूड का, उसका एम्पलीट्यूड टाइम के साथ बदलता नहीं है, अल्टरनेटिंग इन डायरेक्शन, कभी पॉजिटिव कभी नेगेटिव, कभी पॉजिटिव कभी नेगेटिव, और दोनों हाफ साइकिल इक्वल हो, ऐसे करंट को बोलते हैं अल्टरनेटिंग करंट। दिस इज एन एग्जांपल ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। ये साइनसोइडल ग्राफ है, सो दिस इज कॉल्ड साइनसोइडल एसी। आप करंट की इक्वेशन बनाओ, करंट का ग्राफ बनाओगे तो साइनसोइडल करंट बोल देंगे, अल्टरनेटिंग करंट बोल देंगे, पोटेंशियल का बनाओगे तो अल्टरनेटिंग पोटेंशियल बोल देंगे, पोटेंशियल भी बोल सकते हैं अल्टरनेटिंग। और एग्जांपल देता हूं मैं आपको अल्टरनेटिंग करंट या पोटेंशियल के। मान लो अब मैं पोटेंशियल के एग्जांपल दे रहा हूं। मान लो पोटेंशियल कुछ ऐसा था, ट्रायंगुलर फॉर्म में पहले बढ़ रहा है, फिर नेगेटिव में जा रहा है, फिर पॉजिटिव में बढ़ रहा है, फिर नेगेटिव में जा रहा है, इस तरह का। ये भी हमारा एसी है, इसमें ट्रायंगुलर शेप में चेंज हो रहा है तो उसको ट्रायंगुलर एसी बोल देंगे। थोड़ा मैं सही बनाता हूँ, ये इक्वल जैसा नहीं दिख रहा है तो मैं इक्वल बनाता हूँ। ठीक है, ट्रायंगुलर वेवफॉर्म ऐसा दिख रहा है, ये भी एसी है, पॉजिटिव नेगेटिव और एक जैसा चल रहा है, ये भी एसी है। और एसी का एग्जांपल दिखाता हूं मैं आपको। करंट कॉन्स्टेंटली बढ़ रहा था, फिर अचानक से नेगेटिव पहुंच गया, फिर कॉन्स्टेंटली बढ़ते बढ़ते फिर पहली वाली वैल्यू पे पहुंचा, फिर अचानक नेगेटिव पहुंच गया, ये इस तरह का करंट, ये भी एसी है। पॉजिटिव नेगेटिव अल्टरनेट हो रहा है डायरेक्शन में, एक टाइम इंटरवल के बाद अपने आप को वापस से रिपीट कर रहा है। यहाँ टाइम इंटरवल टी इधर है, यहाँ ये टाइम इंटरवल है, 0 से t/2 करंट पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, फिर t से 2t के बीच में पॉजिटिव नेगेटिव इस तरह से। ठीक है, तो कोई भी ऐसा करंट जो अपनी डायरेक्शन बार बार बदल रहा है, अल्टरनेटिंग इन डायरेक्शन हो, दोनों हाफ साइकिल इक्वल हो, प्लस माइनस में इक्वल जा रहा हो, कांस्टेंट एम्पलीट्यूड का हो, पीरियोडिक हो, उसे बोलते हैं अल्टरनेटिंग करंट या अल्टरनेटिंग पोटेंशियल। एक और एग्जांपल देता हूं मैं, आप पहले सारे एग्जांपल देख लो अच्छे से, फिर मैं आपके डाउट्स क्या आ रहे हैं वो देखता हूं। जस्ट अ सेकंड। दिस इज आल्सो एन एसी, पहले कांस्टेंट पॉजिटिव वैल्यू, फिर कांस्टेंट नेगेटिव वैल्यू, फिर कांस्टेंट पॉजिटिव वैल्यू, फिर कांस्टेंट नेगेटिव वैल्यू। दिस इज आल्सो एसी। दोनों इक्वल होना चाहिए, ऊपर नीचे भी इक्वल होना चाहिए। यहाँ पे अगर करंट आई नॉट है तो यहाँ माइनस आई नॉट, यहाँ हर जगह ऊपर नीचे एम्पलीट्यूड सेम है। ठीक है, जितना पॉजिटिव एम्पलीट्यूड है उतना ही नेगेटिव एम्पलीट्यूड है। मान लो ये करंट का ग्राफ है तो आई नॉट माइनस आई नॉट। ठीक है, ये सब एसी के एग्जांपल है। एक और एग्जांपल देता हूँ। मान लो करंट इस तरह का है, दिस इज ऑल्सो एसी, ये भी एसी है, प्लस माइनस एक जैसा चल रहा है, दिस इज ऑल्सो एसी। तो कई सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं एसी के। एसी क्या हो रहा है, अच्छे से समझ में आ रहा है? यस, बिल्कुल सही। सो व्हाट आर एसी? एसी करंट, अल्टरनेटिंग करंट और अल्टरनेटिंग पोटेंशियल। अल्टरनेटिंग करंट या अल्टरनेटिंग पोटेंशियल का मतलब जो पीरियोडिक हो, कांस्टेंट एम्पलीट्यूड का हो, अल्टरनेटिंग इन डायरेक्शन हो और इक्वल हाफ साइकिल्स हो। इक्वल हाफ साइकिल होने से क्या होगा, इनकी एवरेज वैल्यू हमेशा जीरो आ जाएगी। अगर एक कंप्लीट टाइम पीरियड में एवरेज निकालेंगे तो जीरो आ जाएगा, एक कंप्लीट टाइम पीरियड में एवरेज निकालेंगे तो जीरो आ जाएगा, प्लस माइनस इक्वल होने से जीरो आ जाएगा। तो एसी की एक बड़ी खासियत ये होती है कि उसकी एक टाइम पीरियड में एवरेज वैल्यू जीरो आता है। अब कुछ ऐसे भी ग्राफ बताता हूँ जो एसी नहीं है, जिससे हमको और अच्छे से समझ में आएगा कि ये सब में और उनमें डिफरेंस क्या है। जैसे देखो, जो साइन कर्व था ना, उसको मैंने थोड़ा शिफ्टेड ड्रॉ कर दिया, थोड़ा शिफ्टेड ड्रॉ कर दिया। दिस इज नॉट एन एसी, दिस इज नॉट एसी, दिस इज नॉट अल्टरनेटिंग करंट। ये अगर पोटेंशियल का ग्राफ है तो दिस इज नॉट अल्टरनेटिंग पोटेंशियल। ये एक एग्जांपल हो गया जो एसी नहीं है, नॉट एसी। क्यों नहीं है? क्या मुझे कारण बता सकते हो एसी क्यों नहीं है? ये मुझे बता सकते हो क्या? इक्वल नहीं है, दोनों ऊपर नीचे इक्वल नहीं है। यस, दोनों ऊपर ऊपर नीचे इक्वल नहीं है ना, पॉजिटिव और नेगेटिव हाफ साइकिल इक्वल नहीं है, और एम्पलीट्यूड इक्वल नहीं है, ऊपर नीचे एम्पलीट्यूड इक्वल नहीं है, तो दिस इज नॉट एन एसी।
ठीक है, बिल्कुल सही। और एग्जांपल दे सकता हूं मैं आपको। ये बताओ, क्या ये एसी है? क्या ये एसी है? नो, नहीं, बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि एक तो ये पीरियोडिक नहीं दिख रहा है। पहले एम्पलीट्यूड देखो अलग है, फिर बाद में एम्पलीट्यूड अलग है, जिस नॉट पीरियोडिक, तो ये एसी नहीं है। तो ये कुछ एग्जांपल होगा जो एसी नहीं है। तब आपको समझ में आ रहा है कि एसी और नॉन एसी में डिफरेंस क्या होता है। चलो, ये क्लियर सब? व्हाट डू वी मीन बाय अल्टरनेटिंग पोटेंशियल और करंट, ये समझ में आ रहा है हमको, ठीक है। अब अल्टरनेटिंग करंट या पोटेंशियल से रिलेटेड कुछ टर्म्स, कुछ डेफिनेशन वो समझते हैं हम। सम डेफिनेशंस रिलेटेड टू अल्टरनेटिंग करंट, सम डेफिनेशंस और टर्म्स रिलेटेड टू अल्टरनेटिंग करंट और अल्टरनेटिंग पोटेंशियल। सबसे पहले हम समझेंगे पीक वैल्यू क्या होती है, जिसको हम एम्पलीट्यूड बोलते हैं ना, बस उसी को पीक बोलते हैं। एम्पलीट्यूड को ही हम पीक वैल्यू बोलते हैं। करंट या पोटेंशियल की जो मैक्सिमम वैल्यू दिख रही है उसी को बोलते हैं उसकी पीक वैल्यू। तो व्हाट डू वी मीन बाय पीक इज द एम्पलीट्यूड, ठीक है। टाइम पीरियड आप समझते ही है, टाइम पीरियड तो क्या होता है? आफ्टर विच टाइम द साइकिल रिपीट इटसेल्फ, द ग्राफ रिपीट इटसेल्फ, उसको बोल देंगे अपन टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड तो आप समझते ही है, ठीक है। फिर थर्ड चीज समझते हैं अपन, साइकिल। एक टाइम पीरियड को एक साइकिल भी कहा जाता है। एक टाइम पीरियड को एक साइकिल भी कहा जाता है। एक पॉइंट से स्टार्ट करके ग्राफ वापस उसी वैल्यू पे जब आ जाता है, उसके बाद वो अपने आप को वैसे रिपीट कर रहा है। तो एक टाइम पीरियड में जो ग्राफ होता है ना, बस उसी को बोल देते हैं वन साइकिल। वन टाइम पीरियड इज ऑल्सो कॉल्ड वन साइकिल। वन टाइम पीरियड इज ऑल्सो कॉल्ड वन साइकिल। एक साइकिल में कुछ समय करंट पॉजिटिव, कुछ समय करंट नेगेटिव है, तो हम एक साइकिल को दो हाफ साइकिल में तोड़ सकते हैं, पॉजिटिव हाफ एंड नेगेटिव हाफ। वन कंप्लीट साइकिल ऑफ एसी कंसिस्ट ऑफ टू पॉजिटिव एंड नेगेटिव हाफ साइकिल्स। वन पॉजिटिव हाफ साइकिल एंड वन नेगेटिव हाफ साइकिल कंसिस्ट ऑफ टू हाफ साइकिल्स, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। क्या समझ में आ रहा है? ठीक है, चलो साइकिल समझ में आ गया आपको। अब फोर्थ पॉइंट हम समझते हैं फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी तो आप समझते ही है, नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर सेकेंड होता था, जिसको हम 1 अपॉन टाइम पीरियड भी लिखते थे। यहाँ पर भी फ्रीक्वेंसी 1 अपॉन टाइम पीरियड है, जिसको न्यू या एफ से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। यहाँ पर उसको अपन साइकिल पर सेकेंड भी बोलते हैं। साइकिल पर सेकेंड, जिसको अपन शॉर्ट में सीपीएस लिख देते हैं। एसी का एक कंप्लीट ऑसिलेशन इज कॉल्ड वन साइकिल, और फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है नंबर ऑफ ऑसिलेशंस पर सेकेंड, नंबर ऑफ ऑसिलेशंस पर सेकेंड। तो नंबर ऑफ साइकिल पर सेकेंड या साइकिल पर सेकेंड। समझ में आ रही बात? फ्रीक्वेंसी या साइकिल पर सेकेंड का मतलब समझ में आ रहा है? ठीक है, चलो। तो साइकिल या साइकिल यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट वर्ड है ना। ये अपन ने कुछ बेसिक बेसिक ऐसे से रिलेटेड जो वर्ड्स थे वो सब देख लिया है, ठीक है। टाइम पीरियड सेकंड में मेजर करेंगे, साइकिल का कोई यूनिट नहीं होगा। फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी साइकिल पर सेकंड में या हर्ट्ज में मेजर कर सकते हैं, ठीक है। चलो, अब एसी से रिलेटेड एक और चीज, मीन वैल्यू। करंट लगातार चेंज कर रहा है, पोटेंशियल लगातार चेंज कर रहा है, तो हम कई बार है ना, आपसे क्वेश्चन में मीन वैल्यू के बारे में पूछा जाता है। मीन वैल्यू ऑफ एसी क्या है पूछा जाता है। एक कंप्लीट टाइम पीरियड में अगर मीन वैल्यू निकालोगे तो इन सबकी मीन वैल्यू क्या आएगी बताओ? जीरो आना चाहिए, सिंपल सी बात। एक कंप्लीट साइकिल में अगर मीन निकालोगे तो जीरो आना चाहिए, है ना। अब क्योंकि एक कंप्लीट साइकिल में मीन जीरो हो जाता है, इसलिए कई बार है ना आपको हाफ साइकिल में ही मीन पूछते हैं, ठीक है। मीन इन हाफ साइकिल,
मीन इन हाफ साइकिल। तो हाफ साइकिल में मीन पूछा जाता है, वो कैसे निकालोगे? मान लो आपको करंट की मीन वैल्यू निकालना है, मैंने बताया था कैसे निकाली जाती है। उसको हाफ साइकिल में निकालने के लिए आप करंट को टाइम के साथ इंटीग्रेट करोगे ओवर हाफ साइकिल, और हाफ साइकिल के पीरियड दैट इज t/2 से डिवाइड करोगे। मैं यहाँ 0 से t/2 नहीं लिख रहा, इसका कुछ रीजन है। मैंने इन सभी ग्राफ को अभी ऐसा बनाया है कि 0 से स्टार्ट हो रहा था। जब टाइम 0 था तो करंट भी 0 था, जब टाइम 0 था तो करंट भी 0 था। लेकिन कोई ग्राफ अलग तरीके से भी बना सकता है, जरूरी थोड़ी कि यहीं से ग्राफ स्टार्ट करें। कॉस का ग्राफ बना दो, है ना? कॉस का ग्राफ बना दोगे तो 0 से t/2 में इंटीग्रेशन 0 हो जाएगा। आप अगर यहां से यहां देखोगे तो इंटीग्रेशन 0 मिलेगा ना आपको, बताओ ये समझ में आ रहा है? ओवर अ जनरल पीरियड ऑफ t/2 इंटरवल, over a general period of t/2 interval, the average value of current may be 0. Okay, that's why मैंने यहाँ पर ऐसा नहीं लिखा 0 से t/2, कोई भी t/2 का इंटरवल नहीं लिखा, मैंने लिखा इंटीग्रेशन ओवर हाफ साइकिल, इंटीग्रेशन ओवर हाफ साइकिल। हाँ, पार्ट बोल रहा है सबकी हाफ साइकिल अलग होती है, नहीं हाफ साइकिल का मतलब इंटरवल ऑफ t/2 ही है, लेकिन हाफ साइकिल का मतलब ये होता है कि जिसमें या तो पूरा पॉजिटिव है या पूरा नेगेटिव है ना। एक कंप्लीट साइकिल का आधा हिस्सा उसको बोलेंगे हाफ साइकिल, और हाफ साइकिल का मतलब जिसमें या तो पूरा पॉजिटिव है या पूरा नेगेटिव है। ये कंप्लीट ये हो गया पॉजिटिव हाफ साइकिल या नेगेटिव हाफ साइकिल। जनरल t/2 जो इंटरवल होता है उसमें एवरेज 0 भी आ सकता है। तो मैं स्पेसिफिकली बोल रहा हूँ कि मैं एक हाफ साइकिल पे एवरेज की बात कर रहा हूँ। ये समझ में बात आई क्या? ठीक है, अगर आपसे जनरल t/2 इंटरवल में एवरेज निकालने का बोला जाए तो 0 भी आ सकता है। जैसे यहाँ से यहाँ t/2 का इंटरवल है, एवरेज 0 आएगा। दिख रहा है आपको? ओवर दिस t/2 इंटरवल एवरेज ऑफ करंट इज 0। तो जनरल t/2 इंटरवल नहीं लिखा मैंने वहां पर, क्योंकि जनरल t/2 में एवरेज 0 भी आ सकता है। मैं इसलिए स्पेसिफिकली लिख रहा हूं मुझे केवल हाफ साइकिल में एवरेज चाहिए। क्लियर? चलो, अब हाफ साइकिल का एवरेज ये हमसे कई बार पूछा जाता है, तो अपन फाइंड करते हैं, है ना। अच्छा, इस एसी का नाम तो आपको बता दिया था, दिस इज साइनसोइडल ग्राफ, तो उसको साइनसोइडल एसी बोलते हैं। ये ट्राइंगुलर ग्राफ है ना, तो इसका नाम लिख लो ट्राइंगुलर एसी, ट्राइंगुलर एसी। ये जो वेवफॉर्म है दिस इज लाइक ट्राइंगल, लेकिन ये लकड़ी काटने की जो आरी होती है ना उसमें ऐसे दांते बने रहते हैं, सॉ टूथ। सॉ जो होती है जिससे अपन वुड को कट करते हैं उसके टूथ का शेप ऐसा होता है, इसलिए इसको बोलते हैं सॉ टूथ वेवफॉर्म। सॉ टूथ वेवफॉर्म, दिस इज कॉल्ड स्क्वायर वेवफॉर्म। ठीक है, स्क्वायर ऐसे वर्ड लगाया है, और रेक्टेंगल दिखेगा तो भी स्क्वायर ही बोलना है आपको। ठीक है, ऐसा नहीं कि स्क्वायर दिखे तो स्क्वायर बोलना है। ठीक है, इसका नाम है स्क्वायर वेवफॉर्म। ये तो ऐसे ही कुछ भी बना देता है, इसका कोई नाम नहीं है। चलो, तो ये कुछ स्टैंडर्ड एसी के वेवफॉर्म है जिनका कुछ स्पेशल नाम होता है, वो मैंने बताया आपको। अब अपन एक एक वेवफॉर्म का, ये जो स्टैंडर्ड वेवफॉर्म्स है इन सबकी हाफ साइकिल में मीन वैल्यू निकालेंगे। इन सबकी हाफ साइकिल में मीन वैल्यू क्या होती है निकालेंगे। तो ये हटा रहा हूं मैं। We will find mean value of different waveforms in half cycle. स्टार्ट करते हैं साइनसोइडल से। साइनसोइडल से क्या आप इसकी इक्वेशन लिख सकते हो? करंट की मैक्सिमम वैल्यू अगर आई नॉट है और टाइम पीरियड अगर टी है, तो क्या आप मुझे इस ग्राफ की इक्वेशन दे सकते हो क्या? हाँ, क्या होगी बताओ, कोई भी बता दो जल्दी से। आई नॉट साइन ओमेगा टी, है ना, बिल्कुल सही, है ना। तो फॉर साइनसोइडल आई को मैं लिख सकता हूँ आई नॉट साइन ओमेगा टी, टाइम के साथ ओमेगा को लिख सकते हैं 2 पाई बाय टाइम पीरियड। ओमेगा इज कॉल्ड एंगुलर फ्रीक्वेंसी, आप यहाँ एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी लिख सकते हो एक चीज, एंगुलर फ्रीक्वेंसी इट इज 2 पाई। ठीक है, चलो अब हाफ साइकिल में अपन इसका एवरेज वैल्यू फाइंड करते हैं करंट की। तो करंट की मीन वैल्यू
0 से t/2 इंटरवल में निकालेंगे अपन। ठीक है, दिस इज हाउ वी कैलकुलेट मीन। हम उस करंट का इंटीग्रेशन करते ओवर हाफ साइकिल और t/2 से डिवाइड करते। तो देखो मैंने 1/t/2 लिखा है और 0 से t/2 इंटीग्रेट करा है। 0 से t/2 क्यों? क्योंकि मैंने जो इक्वेशन बनाई है साइन वाली, वो 0 से t/2 में ये दिखेगा मुझको। 0 से t/2 ही इसका पॉजिटिव हाफ साइकिल है, तो मैं हाफ साइकिल में इंटीग्रेशन करने के लिए 0 से t/2 ही इंटीग्रेट करूंगा। ये समझ में आया क्या आपको? ये इक्वेशन में 0 से t/2 क्यों इंटीग्रेट हो रहा है, समझ में आ रहा है? ओके, चलो अब इंटीग्रेशन कौन करेगा? मैं करके बताऊं क्या? चलो 2 आप अपना करो, मैं मेरा करता हूँ। ठीक है, आप अपना सॉल्व करो। साइन का इंटीग्रेशन आ जाएगा माइनस कॉस, माइनस बाहर ले लेता हूँ, कॉस और 2π/t से मुझे डिवाइड भी करना पड़ेगा। cos 2π/T into small t, इसमें मुझे लिमिट्स लगानी पड़ेगी 0 से t/2 रखोगे तो ये 0 से t/2 रख के -2 आएगा। सॉल्व करो तो 2i0/π। मुझे याद है, मैंने फटाफट लिख दिया। चेक करो ये आ रहा है कि नहीं। यस, सानी से बोल रहा आ रहा, वेरी गुड। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। अगर ये आ गया तो साइनसोइडल के लिए अपन ने मीन निकाल लिया। अब ट्रायंगुलर के लिए फाइंड करते हैं। सेकंड फॉर ट्रायंगुलर, ट्रायंगुलर एसी के लिए, इसके लिए फाइंड कर रहे हैं ट्रायंगुलर एसी के लिए। ठीक है, अब ये इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है? एरिया होता है ना। इस इंटीग्रेशन का मतलब एरिया होता है ना। तो ट्रायंगुलर के लिए निकालना बहुत आसान है, क्योंकि ये एरिया बहुत आसानी से लिख सकते हो। अगर ये करंट, मान लो ये करंट था, मान लो ये करंट था, तो करंट की पीक वैल्यू मान लो I0 है, द मैक्सिमम वैल्यू और पीक वैल्यू मान लो I0 है। ठीक है, और यहाँ पे टाइम इंटरवल t/2 का होगा, तो इंटीग्रेशन आई dt ओवर हाफ साइकिल हो जाएगा इस ट्रायंगल का एरिया, जिसको बहुत आसानी से लिख सकते हैं हाफ बेस इनटू हाइट। तो ट्रायंगुलर एसी के लिए जो मीन आएगा, ट्रायंगुलर का एरिया हाफ बेस इनटू हाइट, तो उसको t/2 से डिवाइड करना है। तो देखो ये I0/2 आ गया, मीन वैल्यू ऑफ ट्रायंगुलर एसी और हाफ साइकिल। सॉ टूथ में भी सेम चीज आएगी, क्योंकि यहाँ पर भी तो ट्रायंगल ही है ना। तो हाफ बेस इनटू हाइट ना, इसका हाइट भी I0 माना है मैंने, तो हाफ बेस इनटू हाइट सेम चीज रहेगी। और स्क्वायर में क्या होगा, उसमें कांस्टेंट वैल्यू है, तो t/2 इंटू I0 अपॉन t/2, फोर्थ वाले में आ जाएगा I0। तो हर एक स्टैंडर्ड वेवफॉर्म के लिए ओवर द हाफ साइकिल मीन वैल्यू क्या आती है वो हमने फाइंड करी। फॉर साइनोसॉइडल एसी द मीन वैल्यू इज 2I0/π, वेयर I0 इज द पीक वैल्यू। तो आप इसको ऐसा याद रख सकते हो, इट इज 2/π टाइम्स पीक वैल्यू, पीक करंट और पीक वोल्टेज। करंट की मीन वैल्यू निकालना है तो 2/π टाइम्स पीक करंट कर दो, वोल्टेज की मीन वैल्यू निकालना है और हाफ साइकिल, तो 2/π टाइम्स पीक करंट कर दो। और बाकी सब में भी ऐसे लिख सकते हो। ट्राइंगुलर, ये ट्राइंगुलर और सॉटूथ दोनों में ही पीक वैल्यू का हाफ आता है मीन वैल्यू, और स्क्वायर वेवफॉर्म में जो कांस्टेंट वैल्यू होती है वो आ जाती है। सभी की मीन वैल्यू आ गई, समझ में आ रहा है? ये हमसे कई बार मीन वैल्यू पूछते हैं इनकी, ओवर हाफ साइकिल कितनी होगी। चलो अब मीन वैल्यू के बाद एक छोटा सा पॉइंट अपन समझते हैं। जब हम एसी मेजर करना चाहेंगे, जब हम किसी सर्किट में मान लो कि अल्टरनेटिंग करंट फ्लो हो रहा है और मैं उसको मेजर करना चाहूँ, मान लो तुमने जो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर पड़ा है वो उठा के लगा दिया सर्किट में, तुम सोच रहे हो करंट मेजर करने के लिए गैल्वेनोमीटर यूज कर लो या उससे बना हुआ एमीटर यूज कर लो, वो आपने सर्किट में लगा दिया।
तो क्या वो एसी की आपको वैल्यू बता पाएगा, करंट की वैल्यू बता पाएगा क्या? बताओ। नो, बिल्कुल सही, नहीं बता पाएगा। क्यों नहीं बता पाएगा? क्वेश्चन रिपीट कर देता हूं मैं। आपको एसी करंट मेजर करना है, किसी सर्किट में एसी करंट फ्लो कर रहा है, आपको पता करना है कितना करंट है। तो आप करंट पता करने के लिए एमीटर यूज करते हो। आपने जो अभी तक एमीटर पढ़े हैं वो उठा के लगा दिया, है ना। मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर आपने उसको यूज करा और उसका एमीटर बनाया और वो एमीटर आपने सर्किट में लगा दिया। क्या आप इससे करंट मेजर कर पाओगे? हाँ, निमित बोल रहा है वो तो डिपेंड करेगा टाइम पीरियड कितना है। नॉर्मल जो इंडिया में अपन फ्रीक्वेंसी यूज करते हैं वो 50 हर्ट्ज है। ये जो फ्रीक्वेंसी है एसी की इंडिया में 50 हर्ट्ज है, और यूएस में जाओ तो 60 हर्ट्ज है। तो यही कुछ फ्रीक्वेंसी यूज होती है 50-60 हर्ट्ज के आसपास। 50 हर्ट्ज का अल्टरनेटिंग करंट का मतलब ये होगा कि एक सेकेंड में 50 बार ये साइकिल हो गए। 50 टाइम्स वो पॉजिटिव और 50 टाइम नेगेटिव था। इतना तेजी से चेंज हो रहा है ये 50 टाइम पॉजिटिव नेगेटिव, मतलब इतना तेजी से चेंज हो रहा है कि तुम्हारा जो गैल्वेनोमीटर है उसकी कॉइल घूमने से पहले ही तो करंट की डायरेक्शन चेंज हो रही है, तो बेचारी कॉइल घूम ही नहीं पाएगी। समझ में आ रहा है? अगर हम डीसी के इंस्ट्रूमेंट यूज कर ले एसी में तो वो रीडिंग ही नहीं दे पाते। क्यों? क्योंकि यहाँ बहुत तेजी से करंट बदलता है। क्या बात समझ में आ रही है? डीसी के इंस्ट्रूमेंट अगर हम एसी में यूज कर ले तो वो करंट को मेजर नहीं कर पाएंगे, करंट पोटेंशियल कुछ भी मेजर नहीं कर पाएंगे। तो हमारे सामने बड़ी समस्या खड़ी हो गई कि अब करंट को और पोटेंशियल वगैरह को मेजर करना हो तो कैसे करें? कोई ट्रिक आपके दिमाग में आ रही हो तो बताओ। अगर हमें करंट या पोटेंशियल को मेजर करना है तो किस तरह से करें? कोई चीज आपके दिमाग में आ रही हो तो बताओ। तो मैं बताता हूं, लिखो। टू मेजर अल्टरनेटिंग करंट और पोटेंशियल, टू मेजर अल्टरनेटिंग, हाँ किसी और पैरामीटर के थ्रू, बिल्कुल सही, वही करेंगे अपन। लिखो, टू मेजर अल्टरनेटिंग करंट और पोटेंशियल we use hot wire instrument. We use hot wire instrument, hot wire instrument, which work on the principle of, which work on the principle of heating effect of current, which work on the principle of heating effect of current, which work on the principle of heating effect of current. देखो, किसी वायर से जिसमें रेजिस्टेंस है कुछ करंट अगर फ्लो करता है तो उस वायर में हीट डेवलप होती है, और रेट ऑफ हीट जनरेशन वो आपने पढ़ा है, वो होता है आई स्क्वायर आर। इस रेट से उसमें हीट जनरेट होती है, पढ़ा है क्या? किसी वायर में करंट फ्लो होता है तो उसमें हीट जनरेशन होती है। हीट जनरेशन का रेट, दैट इज द हीट जनरेटेड पर यूनिट टाइम, वो ये होती है। बिकॉज ऑफ दिस हीट, बिकॉज ऑफ दिस हीट वायर का टेम्परेचर बढ़ता है। कब तक बढ़ता है? कब तक बढ़ता है? जब तक कि उसका टेम्परेचर इतना नहीं हो जाए कि उससे सरफेस से जो थर्मल रेडिएशन निकल रहे, वो थर्मल रेडिएशन का जो रेट है वो इसके बराबर हो जाए। ये जो थर्मल रेडिएशन निकल रहे, इसका रेट आपने पढ़ा है सिग्मा ई ए टी की पावर 4, वो इसके टेम्परेचर पे डिपेंडेंट है। तो जब ये थर्मल रेडिएशन, अब मैं मान रहा हूँ कि सराउंडिंग से कुछ नहीं गिर रहा है, मैं एवरेज करके चल रहा हूँ कि सराउंडिंग से कोई थर्मल रेडिएशन फॉल नहीं कर रहा, जो भी फॉल कर रहा है वो निगेटिव है क्योंकि इसका टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो चुका होगा। ठीक है, तो कुछ थर्मल रेडिएशन भी इमिट होता है, तो लगातार ऑब्जेक्ट के अंदर हीट जनरेट हो रही है और उससे थर्मल रेडिएशन बाहर निकल रहे हैं। जब तक हीट ज्यादा जनरेट होगी उसका टेम्परेचर बढ़ते जाएगा,
ऑब्जेक्ट में जिस रेट से हीट बाहर जा रही है और जिस रेट से हीट आ रही है, इनके डिफरेंस अगर कुछ रहेगा तो टेम्परेचर बढ़ेगा। हीट ज्यादा आई, बाहर कम गई, तो टेम्परेचर बढ़ेगा। टेम्परेचर बढ़ेगा तो हीट रेडिएशन का रेट भी बढ़ेगा। अल्टीमेटली इक्विलिब्रियम में ये दोनों बराबर हो जाएंगे, इक्विलिब्रियम में बराबर हो जाएंगे। किसी ऐसे टेम्परेचर पे आ जाएगा ये, इसका टेम्परेचर कुछ ऐसा हो जाएगा जिससे ये दोनों बराबर हो जाएंगे। तो जब हम इक्विलिब्रियम में देखेंगे तो हमें लिखेगा कि आई स्क्वायर आर का जो हीट जनरेशन का रेट है वो सिग्मा ई ए टी की पावर 4 के बराबर हो गया। ये बात समझ आई? हर इंस्ट्रूमेंट में ऐसा होता है, हर वायर में ऐसा होता है। अब एसी के साथ प्रॉब्लम क्या है कि ये जो करंट है ये बदलता है लगातार, ये कॉन्स्टेंटली चेंज कर रहा है। तो इंस्टेंटेनियस पावर कॉन्स्टेंटली चेंज हो रही है, लेकिन जो हीटिंग इफेक्ट होता है वो तो एवरेज पावर पे डिपेंड करता है। तो फॉर एसी हम बोलेंगे एवरेज जो पावर आ रही है वो बैलेंस हो रही होगी सिग्मा ए टी की पावर 4 से, क्योंकि करंट बहुत तेजी से बदल रहा है तो ये पावर बहुत तेजी से बदल रही है। इसकी जो एवरेज वैल्यू होगी वो इस पे डिपेंड करेगी, वो बैलेंस हो जाएगी थर्मल रेडिएशन के निकलने के रेट से। ये समझ में आया? एसी में जो एवरेज पावर होगी वो बैलेंस हो रही होगी थर्मल रेडिएशन के रेट से। ठीक है, तो जब एसी में इक्विलिब्रियम आएगा तो हमें जो टेम्परेचर दिखेगा सब्सटेंस का वो आई स्क्वायर के एवरेज पे डिपेंडेंट है, आई स्क्वायर के एवरेज पे डिपेंडेंट रहेगा। ये समझ में आ रहा है? हर इक्विलिब्रियम में जो टेम्परेचर रहेगा वायर का वो आई स्क्वायर के एवरेज पे डिपेंडेंट है। ये समझ में आ रहा है क्या आपको? यस, ठीक है। अब इससे हुआ क्या ये बताया क्यों मैंने। देखो, वायर से अपन करंट फ्लो कराएंगे, करंट फ्लो कराएंगे तो वायर हीटअप होगा, उसका टेम्परेचर बढ़ेगा। टेम्परेचर बढ़ते बढ़ते जब इक्विलिब्रियम पहुंचेगा तो जो भी टेम्परेचर आया वो उसके अंदर फ्लो करने वाले करंट की वजह से आया। ठीक है, करंट के हिसाब से टेम्परेचर कुछ आ जाएगा, करंट ज्यादा टेम्परेचर ज्यादा, करंट कम टेम्परेचर कम। ठीक है, अब जो भी इसका टेम्परेचर आया है उसकी वजह से इसकी लेंथ बढ़ेगी, वायर की लेंथ चेंज होती है, थर्मल एक्सपांशन होता है, तो थर्मल एक्सपांशन की वजह से इसकी लेंथ चेंज होगी। और जो चेंज इन लेंथ है वो अगर आपने पता कर लिया तो आप बता सकते हो कि टेम्परेचर कितना बढ़ गया होगा। समझ में आ रहा है? अगर आपको चेंज इन लेंथ पता चल गया तो आप टेम्परेचर चेंज बता सकते हो, और टेम्परेचर चेंज पता चल गया तो आपको करंट पता चल जाएगा कितना फ्लो कर रहा था। ठीक है, तो हॉट वायर इंस्ट्रूमेंट बिल्कुल इसी प्रिंसिपल पे वर्क करते हैं। उनमें क्या होता है, ऐसा सब्सटेंस होता है जो हीटिंग इफेक्ट की वजह से उसमें कुछ चेंज हो जाता है। जैसे वायर की लेंथ बढ़ गई तो वायर की लेंथ का इंक्रीमेंट पता कर लो, उससे हमको समझ में आ जाता है कि कितना करंट था। So they are designed in such a way to measure the heating effect of current. और हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट किस पे डिपेंड कर रही है? देखो, हमने अभी यहाँ सीखा आई स्क्वायर के एवरेज पे। हम उन्हें हमें डीसी करंट होता, अगर करंट डीसी होता तो आई स्क्वायर पे डिपेंड करती, एसी होता तो आई स्क्वायर के एवरेज पे डिपेंड करती है। आई के स्क्वायर पे डिपेंडेंसी है तो हम क्या करेंगे, जो डिफ्लेक्शन आएगा ना उसका रूट लेके अपन करंट लिख देंगे वहां पे। हमें पता है कि आई का स्क्वायर पे डिपेंडेंसी है, अगर करंट को डबल करा तो डिफ्लेक्शन 4 टाइम होगा, तो डिफ्लेक्शन 4 टाइम जब हुआ तो लिख देंगे वहां करंट डबल हो गया था। तो करंट की अपन प्रॉपर ग्रेजुएशन कर दो, प्रॉपर अगर मार्किंग कर दो तो करंट पता कर सकते हैं। ठीक है, so AC instrument uses the concept of heating effect of current. वो वर्क करते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट के प्रिंसिपल पे। हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट इज डिपेंडेंट ऑन द एवरेज ऑफ आई स्क्वायर एंड द एसी इंस्ट्रूमेंट इसके रूट, इसकी वैल्यू जो होती है रूट में देते हैं। मतलब जो करंट की वैल्यू होती है वो करंट की वैल्यू प्रॉपर बताते हैं, करंट का स्क्वायर नहीं बताते, करंट की वैल्यू बताते हैं। तो एसी इंस्ट्रूमेंट जो रीड करते हैं वो इसका रूट रीड करते हैं, इसका रूट की वैल्यू रीड करते हैं। तो रीडिंग ऑफ इंस्ट्रूमेंट इज रूट ऑफ एवरेज ऑफ आई स्क्वायर। इस चीज को अपन ने कुछ नाम दे दिया, इसको बोल दिया हमने आई आर एम एस, बिकॉज दिस इज रूट ऑफ मीन वैल्यू ऑफ स्क्वायर ऑफ करंट। इसको हमने बोल दिया आई आर एम एस, रूट मीन स्क्वायर। क्या नाम दे दिया? रूट
mean square, and AC instruments measure root mean square current. Root mean square. IRMS is defined as root of mean. mean मतलब एवरेज करना है किसका, करंट के स्क्वायर का। तो करंट का स्क्वायर करो, उसका मीन लो, उसका रूट ले लो, दिस इज कॉल्ड रूट मीन स्क्वायर। एंड एसी इंस्ट्रूमेंट क्या रीड करते हैं, आरएमएस करंट। चलो अब समझ में आ रहा है हॉट वायर इंस्ट्रूमेंट या एसी में इंस्ट्रूमेंट कैसे वर्क करते हैं, थोड़ा कुछ आइडिया समझ में आया क्या आपको? चलो, so AC instruments work on the principle of heating effect of current. They measure root mean square current. ठीक है, अब इसलिए रूट मीन स्क्वायर हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि एसी के इंस्ट्रूमेंट ही यही मेजर करते हैं। अब उल्टा समझते चीजें, उल्टा समझते है ना। व्हाट इज आरएमएस, व्हाट इज आरएमएस या रूट मीन स्क्वायर का मतलब क्या होता है? रूट मीन स्क्वायर का मतलब होता है जिस भी चीज का आप रूट मीन स्क्वायर निकाल रहे हो पहले उसका करो स्क्वायर, फिर उसका मीन लो। मीन लेना मतलब उसको 0 से टी इंटरवल जो भी था उसमें उससे इंटीग्रेट कर दो, टी से डिवाइड कर दो, फिर रूट ले लो। रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऐसे डिफाइन होती है। ये क्यों पढ़ रहे हैं अपन, रूट मीन स्क्वायर क्यों पढ़ रहे हैं? बिकॉज एसी इंस्ट्रूमेंट की जो रीडिंग होती है वो रूट मीन स्क्वायर करंट या रूट मीन स्क्वायर पोटेंशियल होता है। क्यों ऐसा रीड करते हैं एसी के इंस्ट्रूमेंट? बिकॉज एसी इंस्ट्रूमेंट में जो सब्सटेंस जो भी आपका वायर है उसका इफेक्टिव टेम्परेचर वो करंट के स्क्वायर के मीन पे डिपेंडेंट होता है। और उनमें हम ग्रेजुएशन इस तरह से बनाते हैं, ग्रेजुएशन मतलब कि मतलब मार्किंग इस तरह से करते हैं कि करंट की वैल्यू हमें पता चल जाए, तो इसका रूट हमें पता चल जाता है। तो एसी के इंस्ट्रूमेंट की रीडिंग होती है इस चीज का रूट आरएमएस। ये कैसे मेजर होता है एसी के इंस्ट्रूमेंट्स में? तो एसी के इंस्ट्रूमेंट मेजर क्यों होता था ये? बिकॉज एसी के इंस्ट्रूमेंट हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट पे वर्क करते हैं। रेट ऑफ हीट जनरेशन जब बराबर हो जाता है थर्मल रेडिएशन के रेट से तो उनका टेम्परेचर इक्विलिब्रियम में आ जाता है और वो इक्विलिब्रियम टेम्परेचर के हिसाब से उनके अंदर लेंथ में चेंज होता है। लेंथ का चेंज पता करके अपन टेम्परेचर पता कर लेते हैं या अपन करंट पता कर लेते हैं। ठीक है, तो इस तरह से वर्क करते हैं एसी के इंस्ट्रूमेंट। चलो, क्या एवरी चीज हर चीज क्लियर है? निमित पूछ रहा है एवरेज करंट किस टाइम इंटरवल के लिए निकालते हैं? देखो, ये जो एवरेज वैल्यू है ना, वो तो आप किसी बड़े कोई भी छोटा सा कोई भी टाइम इंटरवल ले लो उसमें निकाल लो, कोई भी टाइम इंटरवल ले लो उसमें निकाल लो, है ना। लेकिन हमारे पास जो करंट यहाँ पर हम एसी की बात करते हैं जब, तो एसी में करंट पीरियोडिक होता है। पीरियोडिक चीजों का टाइम इंटरवल हमेशा टाइम पीरियड ले लेते हैं क्योंकि कोई भी बड़ा टाइम में उनका एवरेज वैल्यू वही आएगी जो एक टाइम पीरियड में आएगी, क्योंकि वो एक टाइम पीरियड के बाद खुद को रिपीट करने लगते हैं। तो कितना बड़ा टाइम इंटरवल ले रहे हो उसमें एवरेज वैल्यू वही आएगी जो एक टाइम पीरियड में आती है। समझे? चलो, दक्ष का जवाब आया, दक्ष का डाउट आया सर टेम्परेचर चेंज होने से रेजिस्टिविटी भी तो चेंज होगी, तो फिर हम आर एवरेज आर नहीं लिख पाएंगे। बेटा वो इतना वेरिएशन सब अपन ने इंक्लूड कर लिया है, वो मान लो अपन ने सब इंक्लूड कर लिया। रेजिस्टेंस अपन ऐसा मटेरियल लेंगे जिसकी रेजिस्टिविटी ज्यादा बदल नहीं रही है ना, नाइक्रोम वगैरह का वायर ले लेंगे तो वो वाला फैक्टर हट जाएगा। ठीक है सर, एक टाइम पीरियड में तो 0 आएगा करंट। नहीं बेटा, अरे स्क्वायर कर चुके हो आप, देखो करंट का स्क्वायर का मीन ले रहे हो तो 0 नहीं आएगा, वो पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव वाला स्क्वायर होकर भी पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, ओके चलो। सो व्हाट इज रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, ये अच्छे से समझ में आ रहा है और उसका इंपॉर्टेंस क्यों है समझ में आ रहा है। रूट मीन स्क्वायर करंट इज इंपॉर्टेंट बिकॉज एसी के इंस्ट्रूमेंट यही मेजर करते हैं। ओके अब ऐसे ही पोटेंशियल के बारे में लिखना हो, रूट मीन स्क्वायर पोटेंशियल, उसका मतलब हो जाएगा रूट ओवर वी स्क्वायर का पहले मीन निकालो फिर उसको रूट उसका रूट ले लो। ठीक है, दिस इज बी आर एम। अब अपन अलग अलग जो स्टैंडर्ड एसी के करंट होते हैं ना उनका आरएमएस वैल्यू निकालते हैं, तो अलग अलग चीजों के लिए आरएमएस निकालेंगे। आरएमएस फॉर सबसे पहले निकालेंगे फॉर साइनसोइडल।
साइनोसोडल करंट जो होता था वो अपन लिख सकते थे I naught sin omega t, where omega is 2 pi by t, 2 pi by capital T. You know that omega is 2 pi by capital T. ठीक है, अब ट्राई करो इसका आरएमएस निकालने का। पार्थ बोल रहा है आई आरएमएस बाय आर नहीं लिख सकते क्या पोटेंशियल को? वो कब लिखोगे जब बेटा आप वो गड़बड़ हो रही है पार्थ, है ना। हम अभी सिर्फ आरएमएस पोटेंशियल का मतलब लिख रहे हैं क्या होता है। एक किसी रेजिस्टेंस के थ्रू थोड़ी बात चल रही है अपनी, ये थोड़ी बोल रहे कि एक रेजिस्टेंस के अंदर जो करंट है और उसका जो पोटेंशियल है उसकी बातें कर रहे हैं। ठीक है, ये जनरल डेफिनेशन है कि वी आरएमएस की डेफिनेशन क्या होगी, है ना। वी और आई को ओम्स लॉ से आप वी इक्वल टू आई आर लिख पाओगे। तो मैं बोल ही नहीं रहा हूं अभी कि वी और आई एक ही रेजिस्टेंस के पोटेंशियल और करंट है, समझे। चलो साइनोसोडल एसी के लिए अपन अब आरएमएस फाइंड करेंगे। तो आई आरएमएस का स्क्वायर अगर करो, देखो वो होना चाहिए 1/t 0 से t आई स्क्वायर dt। आई आरएमएस का अगर स्क्वायर कर दो तो हो जाएगा 1/t 0 से t आई स्क्वायर dt। ठीक है, सॉल्व करते हैं। तो आई आरएमएस का स्क्वायर इज 1/t आई स्क्वायर इज आई नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी। अब इसका इंटीग्रेशन, आयुष जल्दी से बताओ इसका इंटीग्रेशन कैसे करूं मैं? ये आई नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी को सर आप 1 माइनस 2 cos ओमेगा टी डिवाइडेड बाय 2 लिख दीजिए सर। डिवाइड बाय 2 बाहर ले लिया, है ना। यस सर इनटू 1 माइनस cos ओमेगा टी। हाँ cos 2 ओमेगा टी। अब 1 का यस सर। टी और cos यस 2 सर ओमेगा टी का sin 2 ओमेगा टी डिवाइड बाय 2 ओमेगा अपॉन 2। यस सर। लिमिट लगाना है 0 से t। यस सर। ठीक है, चलो लिमिट लगाओ। कैपिटल टी में लिमिट लगाओगे कैपिटल टी आएगा, साइन वाले टर्म में कैपिटल टी रखोगे, ओमेगा क्या था यहाँ पे 2 पाई बाय कैपिटल टी। ठीक है, और आप यहाँ पे t की वैल्यू स्मॉल t की वैल्यू कैपिटल टी रखोगे तो 2 ओमेगा टी क्या हो जाएगा, 2 ओमेगा इंटू टी क्या हो जाएगा 4 पाई। साइन 4 पाई क्या होता है 0, 0 रखोगे साइन 0 भी 0, ये टर्म 0 हो रहा है। क्या आ गया देखो, ये t कैंसिल हो गया, आई नॉट स्क्वायर बाय 2। तो आई आरएमएस का स्क्वायर आई नॉट स्क्वायर बाय 2 है, तो आई आरएमएस क्या हो गया आई नॉट बाय रूट 2। दिस इज आरएमएस करंट फॉर साइनोसोडल एसी। साइनोसोडल एसी का जो पीक वैल्यू होती है, जो उसका एम्पलीट्यूड होता है, उसका बाय रूट 2 टाइम उसकी आरएमएस वैल्यू होती है। समझ में आ रहा है? चलो इंडिया की बात करें अगर अपन, इंडिया में जो पोटेंशियल और करंट सप्लाई होते हैं वो भी साइनोसोडल होते हैं, है ना। हमारे घरों में जो पोटेंशियल सप्लाई होता है वो साइनोसोडल होता है, सभी जगह साइनोसोडल ही होता है। तो साइनोसोडल है ना, बनाना आसान होता है ना। साइनोसोडल पोटेंशियल बनाने के लिए क्या करना है, कॉइल लो, मैग्नेटिक फील्ड में घुमा दो तो उसमें साइनोसोडल पोटेंशियल आता है। हमने पढ़ा है एसी जनरेटर। ठीक है, अब इंडिया में 220 वोल्ट सप्लाई होता है 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी पर। 220 वोल्ट क्या है, ये आरएमएस है। जब भी एसी में बातें करी जाती है ना तो आरएमएस की बातें करी जाती है। क्यों? क्योंकि आरएमएस ही आपके इंस्ट्रूमेंट रीड करते हैं। आपकी जो इंस्ट्रूमेंट एसी में होंगे ना वो मेजर क्या करते हैं, वो आरएमएस मेजर करते हैं, इसलिए आरएमएस की बातें करी जाती है। अगर इंडिया में 220 वोल्ट आरएमएस पोटेंशियल आता है तो जो करंट, जो पोटेंशियल की पीक वैल्यू होगी, यहाँ वाली इक्वेशन से अपन लिख सकते थे, सिमिलरली वोल्टेज की आरएमएस वैल्यू हो जाएगी जो भी पोटेंशियल की पीक वैल्यू है बाय रूट 2। अब आरएमएस 220 वोल्ट है तो पीक वैल्यू क्या होगी, रूट 2 इंटू 220 वोल्ट, दैट इज लगभग 311 वोल्ट आता है। इंडिया में घरों में जो पोटेंशियल आता है उसकी जो आरएमएस वैल्यू है वो 220 वोल्ट है, लेकिन जो उसकी पीक वैल्यू होती है वो अराउंड 311 वोल्ट है। समझ में आ रही बात है?
चलो, अब सब जगह साइनसोइडल यूज होता है, तो बाकी के आरएमएस की इतनी कोई खास जरूरत नहीं है हमको, लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है तो हम बाकी का आरएमएस निकालते भी आना चाहिए। बाकी मतलब क्या, तो ट्राइंगुलर एसी, सॉटूथ एसी, स्क्वायर वेवफॉर्म, इन तीनों का अपन आरएमएस वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, चलो तो स्टार्ट करो। आयुष बोल रहा है वी पीक नहीं आया। क्या नहीं आया आयुष? माइक ऑन करके बोला करो यार, ये मैसेज भेज देना नहीं, बोला करो आप तो। क्या दिक्कत है बेटा? सर इसमें हमने फॉर्मूला कौन सा लगाया सर? फॉर्मूला कौन सा लगाया? ये अभी जो सीखा बेटा ये करा अपन ने। हमने यहाँ क्या सीखा था? यहाँ क्या सीखा है? सर 220/√2 होगा ना सर? अरे आरएमएस वैल्यू दी गई है आपको, 220 वोल्ट वो आरएमएस दिया है। यस सर, ये क्लियर चीज सर। दी है और ये पूछा है यस। है ना? ठीक है, तो √2 इधर मल्टीप्लाई करेंगे अपन। ठीक, ओके। अब बाकी जो हमारे पास वेवफॉर्म होते हैं उनके भी अपन आरएमएस फाइंड करते हैं। तो सेकंड, चलो सेकंड, जो जैसे अभी मैंने यहाँ पर करा कि मैंने पीक वैल्यू निकाल दी फटाफट, आरएमएस दिया है, तो आयुष को थोड़ा सा समझ नहीं आया। बाकी ऐसा मतलब क्या सबको नहीं आया करे तो बोला करो यार। देखो आयुष ने बोला, मुझे अच्छा लगा कि आयुष ने प्रॉपरली पूछ लिया कि जो भी उसको दिक्कत थी। अगर ऐसी कोई भी चीज नहीं आए, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ये चीज आप समझ जाओ रहे हो, मुझे ऐसा लगता है कि वोल्टेज की पीक वैल्यू निकालने के लिए आरएमएस इंटू √2 करना है। मुझे ऐसा लगता है कि यार ये चीज आ जाएगी, है ना? तो वैसे इजी था, मतलब आ तो जाना चाहिए था। नहीं आया करो तो पूछ लिया करो। इज दैट क्लियर सभी बच्चे? और कुछ चीजें थोड़ी सी ट्रिवियल टाइप होती है तो मेरे को लगता है यार आ जाएगा, अपन आईआईटी के लिए पढ़ रहे हैं तो इतना तो आसान है ना? तो मैं तो यही मान के कि भाई आप आईआईटी के लिए पढ़ रहे हो तो ये कर लोगे, ऐसा जल्दी जल्दी बता देता हूँ। ठीक है, नहीं आए तो आपको पूछना चाहिए पक्का। ठीक है, चलो अब सेकेंड चीज, ट्राइंगुलर वेवफॉर्म के लिए अपन ऐसी निकाल आरएमएस निकालेंगे फॉर ट्राइंगुलर। तो आप एक बार ट्राई करोगे क्या, कैसे निकालते हैं आरएमएस? आपको बताया ना अभी मैंने, तो आप ट्राइंगुलर के लिए ट्राई करो एक बार कि आरएमएस क्या आएगा उसका। करो, ट्राइंगुलर एसी के लिए निकालो। चलो क्या हुआ, कुछ ट्राई करा? वेट करूं मैं? तो मैं वेट कर रहा हूँ, करो फटाफट आप। नहीं पार आर आई नहीं आएगा बेटा, गलत है।
चलो ट्राइंगुलर एसी के लिए कुछ हिंट दे देता हूँ आपको, एक हिंट दे देता हूँ। ट्राइंगुलर एसी का जो वेव फॉर्म होता है ना, वो इस तरह का रहता है, देखो ट्राइंगल ट्राइंगल बनते हैं, ठीक है, लेकिन आपको उसका स्क्वायर करना पड़ता है और फिर मीन लेना पड़ता है। जब स्क्वायर कर दोगे इसका, जब करंट का या पोटेंशियल जो भी वो इक्वेशन है, जो भी चीज है, उसका स्क्वायर करोगे तो उसका ग्राफ इस तरह का नहीं बचेगा। स्क्वायर करने पे ग्राफ ऐसा नहीं बचेगा। स्क्वायर करने पर ग्राफ वो ऐसा कुछ हो जाएगा, ये स्ट्रेट लाइन है ना, स्ट्रेट लाइन का स्क्वायर पैराबोला जैसा बन जाएगा। तो स्क्वायर करने पे ग्राफ कुछ ऐसा आ जाएगा। ये समझ में आ रहा है? स्क्वायर करने पे ग्राफ कुछ ऐसा आ जाएगा। यहाँ मान लो 0 टाइम था, ये t/4 टाइम, ये t/2 टाइम, ये t टाइम। तो t टाइम पर जाकर ये t/4 टाइम, ये t/2, ये t टाइम, इस तरह से दिखेगा आपको। जो 0 से t/4, ये हमारे पास करंट की मैक्सिमम वैल्यू मान लो I0 थी, तो यहाँ पर I0 के स्क्वायर वैल्यू मिलेगी एक तो आपको, 0 से t/4 ये वाला एरिया हो जाएगा। बोलो, क्या आपको करंट के स्क्वायर का ग्राफ समझ में आ रहा है? अगर हम करंट के स्क्वायर का ग्राफ बनाएंगे तो कुछ इस तरह का बनने वाला है। ये समझ में आ रहा है क्या हमको? बताओ। ये यहाँ स्ट्रेट लाइन थी, स्ट्रेट लाइन का स्क्वायर विल बी पैराबोला, तो पैराबोलिक ग्राफ दिखेगा। फिर वो नेगेटिव स्लोप की है तो वो पैराबोला ऐसा कंटिन्यू होता जाएगा, है ना। तो अब आई स्क्वायर का जब हम इंटीग्रेशन करेंगे तो मैं डायरेक्ट ट्राइंगल का एरिया नहीं कर सकता, क्योंकि ये ट्राइंगल बचा ही नहीं, ये हमको बेसिक से करना पड़ जाएगा। ठीक है, मान लो हम करंट का आरएमएस वैल्यू निकाल रहे हैं। मान लो करंट की पीक वैल्यू यहाँ पे I0 है, तो मुझे बताओ क्या 0 से t/4 टाइम के लिए तो मुझे करंट की इक्वेशन लिख के दे सकते हो? और 0 to t/2 टाइम, 0 से t/4 टाइम, क्या मुझे करंट की इक्वेशन लिख के दे सकते हो आप? ओनली ये वाली जो लाइन है ना, इसमें मुझे करंट की इक्वेशन चाहिए, क्या मुझे ये लिख के दे सकते हो आप? बताओ। अभी मैथ्स होता तो आप फटाफट लिख के दे भी देते। मैथ्स में ये तुमने पढ़ा हुआ है, ये आता है आपको लिखते, पता है, आपने मैथ्स में सीखा है। ये स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन आपको आती है लिखते। क्या होगी जल्दी बताओ। दिमाग लगाओ थोड़ा सा। स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन कैसे लिखेंगे? ओरिजिन से पास कर दिए, y इक्वल टू mx टाइप की होगी, है ना। y एक्सिस पे मैंने क्या ले रखा है यहाँ पर? करंट। x एक्सिस पे क्या ले रखा है? टाइम। स्लोप क्या होगा? मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ये करंट जो आ रही है अपॉन t/4, तो I0 अपॉन t/4, y इक्वल टू mx। y एक्सिस पे करंट, x एक्सिस पे टाइम, और स्लोप जो होगा, स्लोप होगा दिस y कोऑर्डिनेट अपॉन x कोऑर्डिनेट, तो I0 बाय t/4। ये आ गई इक्वेशन। क्या आया आपको? करंट की इक्वेशन आ गई? करंट की इक्वेशन आई क्या आपको? और 0 से t/4 अगर करंट की इक्वेशन पता है तो आप मुझे अब ये वाला करंट के स्क्वायर का ग्राफ भी बता सकते हो क्या होगा, उसकी इक्वेशन बता सकते हो। और 0 से t/4 में जो एरिया होगा उसी का 4 गुना तो एरिया होगा ना, टोटल t टाइम तक, t टाइम तक जो एरिया है इसी का 4 टाइम तो होगा, है ना। इंटीग्रेशन 0 से t I स्क्वायर dt, दिस शुड बी 4 टाइम इंटीग्रेशन 0 से t/4 I स्क्वायर dt। अब मैंने इतनी हिंट दे दी आपको, अब आपको मैंने आई की इक्वेशन भी लिख के दे दी है। अब मैंने ये भी बता दिया कि 0 से t I स्क्वायर का इंटीग्रेशन 4 टाइम 0 से t/4 I स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो जाएगा। तो मुझे आप बस ये फॉर्मूला लगाओ IRMS का और मुझे IRMS निकाल के दे दो। करो। देखते हैं आप सही कर पाते हो क्या आप। चलो ये जो चीजें यहाँ पे जरूरत की नहीं वो हटा देता हूँ, कम पड़ रहा है बोर्ड पे अब। साइनसोइडल का भी तो आरएमएस हम निकाल चुके हैं, तो उसको क्यों लिख के रखो, ये भी हटा देते हैं।
ये आ रहा है क्या? IRMS का स्क्वायर वो होता है 1/t 0 से t I स्क्वायर dt 1/t। ये इंटीग्रेशन को लिख सकते हो 4 टाइम्स 0 से t बाय 4 I स्क्वायर dt। तो 4 बाय टी इंटीग्रेशन I स्क्वायर, I की इक्वेशन है आपके पास, उसका स्क्वायर करो तो I नॉट अपॉन टी बाय 4 इसका स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर dt 0 से t बाय 4 4/t कांस्टेंट बाहर ले तो 4/t का स्क्वायर I नॉट स्क्वायर t स्क्वायर का इंटीग्रेशन t क्यूब बाय 3 लिमिट्स 0 से t बाय 4 सॉल्व करो, ये आ रहा I नॉट स्क्वायर बाय 3। ये सॉल्व करा अपन ने IRMS का स्क्वायर, तो IRMS की वैल्यू आ गई हमारे पास I नॉट बाय √3। ओके, निमित का आ गया था, बहुत बढ़िया निमित, सबको समझ में आया? इसमें ऐसी कोई सी चीज है क्या जो आपको नहीं आती? बताओ। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि आप कर लोगे, आफ्टर गिविंग यू दिस मैं सोच रहा था कि आप ये कर लोगे, तो कर पाते क्या? हाँ, मेरी एक्सपेक्टेशन सही थी कि गलत थी? कर लेते? सही थी? चलो, पर यार मेरे को करके तो दिया नहीं आप लोगों ने। हाँ, मैं तो सोच रहा था फटाफट बता दोगे यार, इंटीग्रेशन वगैरह तो फटाफट आ जाएगा तुमको करते। ठीक है, अब कोई बात नहीं, आगे के कर लो, ये नहीं करा तो कोई दिक्कत नहीं। ट्राइंगुलर हो गया, अब आप सॉटूथ वेवफॉर्म और जो स्क्वायर वेवफॉर्म है उन दोनों का करो। करो, सॉटूथ वेवफॉर्म का करो फटाफट, वो होमवर्क है आपके लिए, और मैं आंसर बता देता हूँ आपको, आंसर बता देता हूँ। सॉटूथ के लिए भी आएगा I नॉट बाय √3 और स्क्वायर के लिए आएगा I नॉट। मैंने आंसर दे दिया आपको, दिस इज सॉटूथ के लिए RMS एंड दिस इज स्क्वायर के लिए RMS। ठीक है, ये आंसर मैंने दे दिया है, लिख लो और आप अब ट्राई करना खुद से। ठीक है, चलो तो या सब हटा रहा हूँ या उधर की चीजें हटा देता हूँ, कुछ क्वेश्चंस वगैरह करते हैं। हमने अभी थोड़ा एसी का बेसिक्स पढ़ा है आज। व्हाट इज एसी, मीन वैल्यू, आरएमएस वैल्यू का मतलब क्या होता है, आरएमएस का क्यों इंपॉर्टेंस है, ये सब अपन ने बेसिक बेसिक चीजें करी है। ठीक है, अब इन बेसिक बेसिक चीजों पे एक दो क्वेश्चन देखते हैं। देखो, करंट की इक्वेशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम मैंने आपको दे दी है, करंट की इक्वेशन फंक्शन ऑफ टाइम मैंने आपको दे दी है। ठीक है, पूरा दिख रहा है? यस। पहली चीज आपको बताना है पीक करंट, सेकेंड चीज बताना है फ्रीक्वेंसी इन साइकिल पर सेकेंड, तीसरी चीज बताना है आरएमएस करंट। करो, बताइए मुझे तीनों चीज। Equation of current with time is given to you. I am asking you the peak current in this equation, the frequency of this current in cycle per second, and RMS current. बताओ मुझको। चलो, निमित का करंट की पीक वैल्यू का आंसर आ रहा है। ठीक है निमित, आयुष के भी बाकी बाकी आंसर भी आया है। ठीक है, वेरी गुड आयुष।
लास्ट पार्ट का भी आंसर तो आयुष। चलो आई थिंक पीक वैल्यू तो सबको आ रही है, 2-3 बच्चों को तो आंसर आ भी गए मेरे पास। ये जो इक्वेशन है ना, कांस्टेंट इनटू साइन ऑफ सम एंगल प्लस 4 व्हिच इज अनदर कांस्टेंट इनटू कॉस ऑफ सम एंगल, तो ये इक्वेशन का है ना आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, इसकी ट्रिक आपको याद होना चाहिए। जब भी आपके पास ऐसा लिखा हो कि कोई कांस्टेंट है, फिर a sin थीटा लिखा है, फिर दूसरा कांस्टेंट इनटू cos थीटा लिखा है, एंगल सेम है, देखो यहाँ पर भी सेम है दोनों, 100 से 180। तो इस तरह की इक्वेशन जब भी होती है तो उसको आप लिख सकते हो रूट ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर साइन थीटा प्लस tan इनवर्स ऑफ b बाय। ये हमें बहुत बार यूज होता है रिलेशन, ये रिलेशन हमको अच्छे से याद होना चाहिए। सेम रिलेशन देखो यहाँ पर यूज हो रहा है, ठीक है, सेम रिलेशन यूज हो रहा है, a is 3, b is 4 and this theta is 100t, तो सेम रिलेशन। तो आप लिख सकते हो दैट i is equal to रूट ओवर 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर टाइम्स साइन ऑफ 100t प्लस tan इनवर्स ऑफ b बाय a, इट इज 4/3। आप इस तरह से लिख सकते हो, दिस इज अ साइनसोइडल इक्वेशन, दिस इज 5, 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर का रूट 5, तो हमें दिख रहा है साफ साफ की पीक वैल्यू कितनी है 5। फ्रीक्वेंसी इस 100t में 100 जो है ये ओमेगा होना चाहिए, ओमेगा होता है 2 पाई f, तो फ्रीक्वेंसी शुड बी 50/π, तो फ्रीक्वेंसी शुड बी 50/π, और साइकिल पर सेकंड हर्ट्ज ही होता है, तो कोई जिसमें मैंने हर्ट्ज में पूछा एक्चुअली, या उसको सीपीएस भी लिख सकते हो, एक ही बात है। आरएमएस करंट ये साइनसोइडल है, साइनसोइडल में जो पीक वैल्यू होती है उसका बाय रूट 2 टाइम आरएमएस होता है, तो आरएमएस होना चाहिए जो पीक वैल्यू है उसका बाय रूट 2 टाइम, पीक वैल्यू बाय रूट 2 किया गया आरएमएस करंट। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आया क्या हमको, बताइए। यस, ओके, चलो तो एक सिंपल सा क्वेश्चन करा हमने अभी, मैं ज्यादा क्वेश्चन तो नहीं करा पाया अभी, लेकिन देखो बेसिक क्वेश्चन तो आप कर सकते हो, तो बिगिनर बॉक्स 1 देखो पूरा हो जाएगा आपसे, ठीक है। मैं क्योंकि ज्यादा क्वेश्चन नहीं करा पाए हो तो अभी हार्ड एंड फास्ट तो नहीं बोलूंगा कि करके ही आओ, लेकिन आप पूरा कर सकते हो, 100% हो जाएगा बिगिनर बॉक्स 1, बहुत ईजी है, जितनी अपन ने चीजें पढ़ी है बस वो याद रहेगी तो आसानी से हो जाएगा। तो होमवर्क है आपका बिगिनर बॉक्स 1 करके लेके आओ, और नेक्स्ट क्लास में फिर अपन जो भी आज पढ़ा वो याद करके आना, तो एसी सर्किट स्टार्ट करेंगे। अभी अपन ने बेसिक सिखाया आज एसी का, सर्किट्स नहीं सीखे, तो नेक्स्ट क्लास में सर्किट सीखेंगे अपन, ठीक है। चलो बच्चों, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और आज मैंने बोला है कुछ आपको भाई पढ़ाई वढ़ाई करो अच्छे से, क्लासेस में रेगुलरली आओ, पढ़कर आओ, है ना, वो सब चीजों का ध्यान देना जो भी बातें करी थी अपन ने। चलो बाय सबको, थैंक यू ऑल ऑफ यू। और एक और चीज यार, ईएमआई का क्वेश्चन बैंक स्टार्ट कर लो, अच्छे से करना, और 1 2 3 4 कर लो। इस सैटरडे तो आपका टेस्ट है, उसके बाद अपन डीसीएस में करेंगे, ठीक है, जब तक कंप्लीट कर लो उसे। चलो बाय सबको, थैंक यू।